नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों भूगोल के अंदर ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे। हालांकि ब्रह्मांड कई पार्ट में है। आज जो आपको फर्स्ट पार्ट बताएंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। एक ब्रह्मांड का समझ आपके अंदर विकसित हो वो आपको बताएंगे। और बाकी आपको हर क्लास में बता रहे हैं कि इसके बाद हम अपने क्लास के लड़के के साथ जो है मुखातिब होते हैं, जिससे कि आपको भी एहसास हो कि हम क्लासरूम के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग देखिए, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। सामान्य परिचय। तो सबसे पहले ब्रह्मांड जो हम हिंदी में कहते हैं या गुजराती में, अगर गुजरात में लड़के कहेंगे तो ये अंग्रेजी के कॉस्मोस का रूपांतरण है। तो कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? तो कॉस्मोस का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जो भगवान बना के गए हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन में घूमेगा, तो उस व्यवस्था में कोई आप अंतर नहीं देखिए, नहीं तो फिर प्रलय होने लगेगा। अब सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, कहे कि नहीं अब थोड़ा हम मंगल के कक्षा में चले जाते हैं, या थोड़ा दूर हो गए तो फिर से शुक्र के कक्षा में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार के गड़बड़ी का चांस नहीं है, और अगर हुआ तो फिर उसी का नाम प्रलय हो जाएगा। तो व्यवस्था। लेकिन हम बोलचाल के भाषा में कॉस्मोस किसको कहते हैं? तो पृथ्वी सहित 8 ग्रह, इसलिए कि 9वें को निकाल दिया गया, आगे बताएंगे। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, और जितने भी आकाशीय पिंड, चाहे आगे पढ़िएगा आकाश गंगा को ले लीजिए, धूमकेतु को ले लीजिए, उल्का को ले लीजिए, जितना भी पढ़िएगा, युग्म तारा को ले लीजिए, तारा मंडल को ले लीजिए, सब मिला करके जो है कहलाएगा ब्रह्मांड। तो इसका जानकारी कहां से? जब कृष्ण भगवान को दुर्योधन बांधने चला था, और जब वो बोले रश्मि रथी में, हाँ हाँ दुर्योधन बांध, तो क्या बोले हैं वहां पे कि मुझसे ही सब निकलते हैं, फिर मुझ में ही समा जाते हैं, यानी हम ब्रह्मांड हैं। ठीक है, तो अगर एक आग का चिंगारी भी निकल रहा है इस संसार में, तो कृष्ण भगवान से ही निकला है, और फिर उन्हीं में सब जो है समा जाते हैं। तो कभी समय हो तो रश्मि रथी पढ़िएगा, लेकिन सलाह देंगे ओरिजिनल वाला पढ़िएगा। मैंने बहुत सा लोग गा दिया है, तो गाने उन्हें वाला नहीं, किताब पढ़िएगा। चलिए अब देखें ब्रह्मांड की उम्र कितनी। तो जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है वो बताता है कि हमारे ब्रह्मांड का उम्र अभी तक में 13.73 अरब वर्ष है। माने इतना अरब साल पहले ब्रह्मांड बना था, और इसका व्यास यानी डायमीटर 8.8 गुना 10 पर पावर 26 मीटर आंका गया है। ठीक है, डायमीटर। तो फिर ऐसे 2πr गिनना है, और तब सोचना है कि उसमें का कितना बड़ा हो गया। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन तो हम लोग बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, लेकिन हम यहां देखेंगे कि कुछ ज्योग्राफर अपने अपने समय में ब्रह्मांड का अध्ययन करने में क्या क्या चीज को देखा। तो पहले देखें कि एरिस्टार्कस जो है 310 से 230 ईस्वी वाला, ये क्या कह रहे हैं? तो ये ग्रीक का खगोल शास्त्री था, कल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। 300 ईसा पूर्व में ये सबसे पहले बताया कि ब्रह्मांड का जो सेंटर है वो सूरज है। उसका कारण है कि शायद उस समय इनको ये नहीं पता चला होगा कि एक प्रोक्सिमा सेंचुरी ऑलरेडी सूरज है, 10 पर पावर 22 तारा है, लेकिन हम एगो और ले रहे हैं,
तो वो भी ऐसे ही होगा, ग्रहों से घिरा हुआ। वो इतना दूर है, कभी हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं उस तारे पे। तो उस समय चूंकि उनको लगा कि ये एक ही तारा है सूर्य, उनको इतना पता चल गया कि ग्रह इनका चक्कर लगा रहा है, तो इनको लगा कि ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है, तो इन्होंने कह दिया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तो एरिस्टार्कस ने सबसे पहले यही कहा, इसको याद रखना है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। चलिए अब आगे देखें, क्लॉडियस टॉलेमी क्या कहा। हम सब जानते हैं कि क्लॉडियस टॉलेमी का काल 90 ईस्वी से 168 ईस्वी के बीच का था। तो ठीक ठाक जिंदा रहा, 68 साल इधर, 10 साल इधर, 78 बरस। उसमें तो लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो कम था, जीवन प्रत्याशा, तो उसमें ज्यादा जी के गया है। यह इजिप्ट का खगोल शास्त्री था। इसने जो कहा 140 ईस्वी में, वो तो गजबे हो गया। कहा कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब पृथ्वी चक्कर किसी का नहीं लगाता है, पृथ्वी चक्कर सब लगा रहा है। ठीक है ना, बात तो हो गया उल्टा, लेकिन इसके बात को इसीलिए महत्व दे रहे हैं कि सोचने के लिए मजबूर तो किया ना अगले लोगों को कि गलत बोला है, पता करो क्या है। तो कई बार ये जो है हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं लोकप्रिय होने के लिए। जो आप देख रहे होंगे कि कुछ आईएएस में 2-3 गो जो भौकाल टीचर है, पढ़ाएगा कम, अब फालतू बात इतना बोलेगा कि कल होली है हम मनावेंगे, तो मनाओ, तुमको कोई रोका है जी। देखिएगा कभी आज रक्षाबंधन है, क्लास की सभी लड़की हमको राखी बांधने आई है, क्या गो का फीस माफ किए उसमें से अगर बहन है तो कहने का मतलब कि कथनी और करनी में अंतर इसी को कहते हैं। तो ये जो चीज है कि ये सब है उन्माद फैलाना। एगो तो ऐसा है कि मेरे पॉलिटिकल रडार में आ गया है, हम क्या कहते हैं उसको लपेट रहे हैं रोज। ठीक है, उसका कोई वीडियो निकाल लीजिए, जो हेडिंग होगा उस पर बिल्कुल गप नहीं करेगा, बाकी सब कुछ कर लेगा, एकदम गारंटी है उसके बारे में, आप पता कर लीजिए। ठीक है ना, मैंने पता नहीं कितना जानकार ब्रह्मांड में, वही पहला आदमी है जो सब कुछ जानता है। आप देख लीजिएगा, लिखा होगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, उस पर गपे नहीं होगा, अब बाकी सब कुछ बोल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो जानकर कुछ ऐसा बोलिए कि लोग अट्रैक्ट हो और आपके यूट्यूब पर आए। तो ये भी बेचारा हो सकता है उसी का शिकार हो, उन्हीं लोगों का ये जो है, ये लोग जो है उत्तराधिकारी है। एक बताते हैं ओशो रजनीश के बारे में। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, वो जैन थे, ध्यान रखिएगा। उनका मतलब कि ये ओशो नाम है, उपनाम है, बाकी वो सागर जैन के नाम से जाने जाते थे। तो उनका विषय ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था और फिलॉसफी उनका सेकंड सब्जेक्ट था। तो सागर विश्वविद्यालय में ही वो पढ़ते थे, और सागर विश्वविद्यालय का फिलॉसफी उस समय का सबसे बेस्ट फिलॉसफी माना जाता। प्रोफेसर सब बहुत तगड़ा थे। तो ये भाई साहब, ये अपने किताब में लिखे हैं जो बता रहे हैं, ये भाई साहब गए, बैठे, और जब क्लास पूरा हो गया, देखिएगा आप लोग ने, हमको ऐसा कह दीजिएगा, तो रजनीश कहते हैं कि सर मुझे कुछ कहना है। तो टीचर बोला बोलो। कहा कि आपको फिलॉसफी में कुछ नहीं आता है, ये कह के वो चला गया। अब वो टीचर ले लिया ईगो पर, प्रिंसिपल को कहा कि या तो उसको निकालो या तो हमको निकालो। अंत में जो है दोनों के बीच में समझौता हो गया। तब बाद में वही बात वो लिखे कि हम ऐसा कहे क्यों, क्योंकि उस समय हमको ही कुछ नहीं समझ में आता फिलॉसफी। बोले हम ऐसा इसलिए बोले कि तब वो एक उदाहरण दिए हैं और बहुत अच्छी बात बोले हैं। बोले क्या कि दो ही तरीका है समाज में फेमस होने का, मतलब आपको लोग अलग देखे, या तो ये जो धारा बह रहा है इस धारा में तुम इतना तेज तैरो कि बाकी लोग यहीं रह जाए और तुम यहां हो, तो तुमको लोग अलग से देख लेगा। यानी उस धारा में फिर इतना आगे निकल जाओ कि बाकी लोग तुमसे पीछे छूट जाए।
अब बोले दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी लोग जिस धारा में जिधर तैर रहा है उसका उल्टा तैरो, थोड़ा देर बाद तुम अपने सबसे अलग हो जाओगे, क्योंकि बाकी लोग तैर के आगे इधर चला जाएगा, तुम तैर के पीछे चले जाओगे। तो बोले क्या कि बस हमको कॉलेज में फेमस होना था, तो हम धारा को उल्टा बह गए। अब चौतरफा चर्चा हो गया कि वो कौन आदमी है जो कि प्रोफेसर फिलॉसफी के उतना जानकार को कह दिया कि कुछ नहीं आता है। तो हो सकता है टोलेमी को भी फेमस होने का शौक होगा, तो कह दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सभी ग्रह जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। अब आइए निकोलस कोपरनिकस जो है ये क्या कहा। तो आपको पता है कि कई जगह ही लोग घूमता है, तो ये पोलैंड का खगोल शास्त्री है, कभी ये स्पेन का हो जाएगा, कभी ये इटली को हो जाएगा, ठीक है। मार्को पोलो वगैरह हम नहीं देखते हैं। 1543 में ये कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से ये पता लगा लिया कि पृथ्वी जो है वो घूम रही है सूर्य के चारों। तो कोपरनिकस जो है वो फिर से वापस ये क्या कहते हैं एरिस्टार्कस वाले सिद्धांत पर चला आया, जिसको कि थोड़े समय के लिए टोलेमी खंडित करने का प्रयास किया था। अब आइए गैलीलियो गैलीली, ये इटली का खगोल शास्त्री था। कोपरनिकस अब तक जो कुछ कहा था वो अपने खुले आंखों से देखकर कहा। गैलीलियो कहा कि हम प्रूफ के साथ देंगे। तो क्या किया, पहले वो दूरबीन बनाया और उस दूरबीन से देख करके तब जाके कहा कि नहीं दिख रहा है कि सूरज स्थिर है, दूरबीन से चंद्र चांद दिखाई देगा, बाकी ग्रह दिखाई देगा, देखो बाकी जो है वो घूम रहा है। अब आइए जेरेमिया हॉरोक्स क्या कहा। जेरेमिया हॉरोक्स जो है वो इंग्लैंड का खगोल शास्त्री है। वो सबसे पहले क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर भ्रमण करता है। सबसे पहले वो क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करता है, यानी आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे भ्रमण करता है और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पे भ्रमण करता है। ये सीन हुआ, ठीक है। अगर यहां पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो है चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पे भ्रमण करता है। ये जो है इसका पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा क्या कहता है, 1639 ईस्वी में सूर्य के बीच शुक्र के मेरेडियन याम्योत्तर का मतलब जानकारी दिया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये बताने का प्रयास किया। अब आइए सर आइजक न्यूटन। अब इनको जहां रखना हो रख लीजिए। गुरुत्वा एक एगो सिद्धांत है इनके पिटारा में कि बस हम यही एगो किए हैं। तो इंग्लैंड के खगोल शास्त्री थे और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि जब न्यूटन युवा था वैज्ञानिक के रूप में तो नास्तिक था। उसका कहना था कि भगवान उगवान कुछ नहीं होता है, विज्ञान से बड़ा कोई नहीं होता है। और जब ये बूढ़ा हो गया, देखिए रहे हैं 1643 से 1727 लंबा जिया है। अरे भाई 52-43 हुआ ना तो 50-40-90 57 साल इधर और 27 साल उधर, तो 80-90 साल जिंदा रहा। तो अंत में इसका ज्यादातर समय चर्च में ही बीतता था। तो पत्रकार जो है एक दिन पूछा कि भाई इतना ये बदलाव क्यों, तो कहा इस उम्र में आने के बाद पता चला कि ज्ञान तो सागर है और हम उसमें घुसे भी नहीं हैं, हम उसके किनारे बीच पर खड़े हैं
एक वो पत्थर उठा के फेंक करके सब कह रहे हैं कि हमको सागर की जानकारी मिल गई, मतलब अपने ज्ञान को वो इतना छोटा बताया। तो अब आइए विलियम हर्शेल, ये जो हैं जर्मनी के खगोल शास्त्री हैं। इनका कहना है कि भाई एक नया ग्रह हम आपको देते हैं और वो है 13 मार्च 1781 को यूरेनस ग्रह। इसके पहले हमको यूरेनस के बाद वाले, यूरेनस से लेके बाद वाले कोई भी ग्रह की जानकारी नहीं थी। तो विलियम हर्शेल का मेन योगदान यही है कि ये 1781 ईस्वी में अपने को यूरेनस ग्रह खोज करके दिया। ये सब एकदम याद रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ ऐसा भी है, क्या हुआ, छूटा क्या? तो विलियम हर्शेल का हो गया। अब आइए अमेरिका के हार्तो शेपली हैं, वो जो है क्या किया, सेफिड वेरिएक्स नामक एक चमकीले तारा को, माना उसके चमक को पहले स्टैंडर्डाइज किया प्रकाश के स्रोत के रूप में, और पहली बार आकाश गंगा का जो है वो चित्रांकन किया। एक तारा को पहले स्टैंडर्ड किया, उसके चमक को, और उस चमक वाला जो कुछ भी दिख रहा है उसको माना कि तारा है। उसके बाद उसने आकाश गंगा के कंसेप्ट को दिया कि इसके अंदर एक आकाश गंगा में इतने तारे हैं, ठीक है। और लंबाई जो है वो आकाश गंगा का तय किया 3 लाख प्रकाश वर्ष, और इन्होंने प्रकाश वर्ष के इसी विस्तार को संपूर्ण ब्रह्मांड का छोर माना। मतलब कहा कि कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी छोर अगर आप मापना चाहते हैं तो 3 लाख प्रकाश वर्ष से ज्यादा लंबा ब्रह्मांड नहीं है। जो सेंटर में ब्रह्मांड के जो भी हो, वहां से आप जिधर भी मापिएगा वो 3 लाख प्रकाश वर्ष दूरी उसकी होगी। अब ये तो भाई 1886 से 1972 के बीच में दिया, तो फिर मोहम्मद रफी कैसे गड़बड़ा गया? वो गाना गा रहा है कि तारे कितने तारे नील गगन में तारे, तो उसको तो मालूम न होना चाहिए कि 10 पर पावर 22 तारे। तो उसको तो गाना चाहिए था कि तारे 10 पर पावर 22 तारे नील गगन में 10 पर पावर 22 तारे। तो क्या देख रहे हैं, या तो पढ़ा नहीं बेचारा, या तो उसके बाद तो नहीं गाना गाने के बाद आया है। अब आइए एडविन पॉवेल हब्बल, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसका दूरबीन हब्बल दूरबीन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का खगोल शास्त्री है। आकाश गंगा में स्थिर सेफिल्ड वेरिएबल्स तारे को यह भी चिन्हित किया, जो ये हार्टोसेफली किया था, लेकिन ये ब्रह्मांड को और बड़ा बता दिया। ये कह रहा है कि नहीं, 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी जो है पर तो वही तारा है। तो 3 लाख प्रकाश वर्ष में अगर ब्रह्मांडे पार कर जाएंगे तो इतना ही होगा, ये गलत बात है। तो ये 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जो हमारी आकाश गंगा है वैसी वैसी लाखों आकाश गंगाएं हैं। यानी आज जो हम आप कहते हैं कि ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं, तो अब तक जो जानकारी है वो है 10 पर पावर 11 आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में है। और एक आकाश गंगा में कितने तारे, तो 10 पर पावर 11 तारे एक आकाश गंगा में। इसलिए बार बार कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में 10 पर पावर 11 गुना 10 पर पावर 11 यानी 10 पर पावर 22 तारे हैं। समझ में आ गया? तो ये बात जो है करता है यहां पे। अब आइए हब्बल। अब हब्बल कहता है कि सभी आकाश गंगाएं
एक दूसरे से दूर जाती है। यानी हमारा जो अभी सब पढ़ेंगे आकाश गंगा किसको कहते हैं ये सब बताएंगे। हमारी जो आकाश गंगा है एक मिल्की वे जिसमें 10 पर पावर 11 तारा, तो इसके बगल में एक दूसरी आकाश गंगा है जिसमें 10 पर पावर 11 तारा, तीसरी है जिसमें 10 पर पावर 11 तारा, ऐसा 10 पर पावर 11 आकाश गंगा। तो सब एक दूसरे से दूर जा रहा है। फिर कहता है जैसे जैसे यह अंतर बढ़ेगी उनके दूर जाने की गति में वृद्धि होगी। बिल्कुल अभी ये दोनों अगर यहां पे है तो दोनों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच रहा है, तो चेक एंड बैलेंस है। जैसे जैसे दूर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है तभी बढ़िया समझाते हैं। अभी क्लास से जब नीचे उतरिएगा छुट्टी में फाइनल वाला, तो जैसे बाय करते हैं तो पहले थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं, और जैसे जैसे दो दोस्त दूर चले जाते रहते हैं वैसे वैसे एक्सीलेटर जो है स्कूटर का तेज करते हैं। आजकल आप शुरुए में कर देते हैं, ऐसा नहीं कर किया जाता है। आकाश गंगा के तरह धीरे धीरे जो है आदमी जाता है। ठीक है, तो ये जो है कह रहा है ये कि ये दूर जाते हैं। अब वर्तमान समय में कह रहा है दृश्य पथ पर, मतलब इसमें कई ब्लैक होल्स वगैरह भी हैं, तो जो अपने को दिखाई देने वाला मार्ग है उस पर ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। क्या देख रहे हैं, शुरुआत जो है अपना 3 लाख प्रकाश वर्ष से हुआ था, फिर 10 लाख प्रकाश वर्ष हुआ, और अब हम कह रहे हैं क्या कि नहीं 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। एक्चुअली ऐसा इसलिए है कि इस ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है, मास, जो वास्तविक दिखाई दे रहा है उसके तुलना में बहुत ज्यादा है। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कैसे। तो ये जो आकाश गंगाएं हैं इसके अंदर जो ये तारे हैं ये इतने ही थोड़े हैं, 10 पर पावर 21। कारण तारा जो मर जाएगा वो रेड जायंट बनेगा, ब्लैक होल भी बनेगा। तो जो ब्लैक होल बन गया वो तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या पता इन दोनों के बीच में कहीं 8 गो ब्लैक होल तो नहीं है जो अपने दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है वो मास के तुलना में ये एक्चुअल मास कितना हो गया, ब्लैक होल का भी तो मास होगा। उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना है कि जो जाइएगा खींच लेगा। तो और सोचिए कितना भारी है नॉर्मल तारा के तुलना में। ये दो आकाश गंगा के बीच का जो ये है, ये अब इसमें भी तो कोई होगा क्या मालूम। तो इसीलिए ब्रह्मांड की लंबाई बार बार जो है ये बढ़ते जा रही है। अब जो है ये 250 करोड़ के पास आ गया। अब आइए आगे बढ़े। खत्म, आज का क्लास इतना ही।